हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट सेक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो लगभग 10% से लेकर 25% तक होता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे किसी देश के प्रधानमंत्री का नाम या राष्ट्रपति का नाम या किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम, तो हमको लगता है ये नाम क्यों पूछ दिया, बट वो किसी घटनाक्रम से जुड़े होते हैं। इन्हीं सब चीज़ को मैं बढ़िया तरीका से आपको कराने वाला हूं और आप इस वीडियोस को बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए। मेरे तरफ से आप ये निश्चिंत रहिए कि आपका करंट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला जो है ये अप्रैल मई में घटित है, जून के मैगजीन में प्रकाशित हुआ है। तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें देश में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, नेहरू से लेकर अब तक, उन सब के बारे में, उनकी जीवनी, उनके बारे में डिटेल्स सारा कुछ है। ये किस दिन उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल पता है ना आपको, 14 अप्रैल 2022 को किया गया। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उसी दिन इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसमें पूर्ववर्ती पहले से एक नेहरू संग्रहालय था, जिसको इसी में मिला दिया गया। इसे 3 मूर्ति भवन जो दिल्ली का है, उसे ही नया रूप देकर बनाया गया है। तो आपका पहला न्यूज हो गया प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। अब आइए सेकेंड न्यूज में। सेकेंड न्यूज जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण। हेलिना नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसको किसने बनाया है? तो ये स्वदेश निर्मित है और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर से बोलता हूँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मतलब भारत के द्वारा ये निर्मित किया गया है। कौन सा? हेलिना। ये क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको 10 अप्रैल और 11 अप्रैल का इसका परीक्षण किया गया। 10 अप्रैल को पोखरण में किया गया और 11 अप्रैल को इसको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। कहाँ? लद्दाख की ऊंचाई में। पहला परीक्षण किया गया पोखरण में और दूसरा किया गया 11 अप्रैल को लद्दाख में। ये हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया। इसमें DRDO, थल सेना व वायुसेना, क्योंकि थल सेना यहाँ पे थी 10 अप्रैल को पोखरण में, 11 अप्रैल को वायुसेना। मतलब ये जो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये थल सेना के लिए भी उपयोगी है और वायुसेना के लिए भी अब उपयोगी हो गई है। इसका पहले परीक्षण पोखरण में पहले भी किया जा चुका था, लेकिन लद्दाख में पहली बार किया गया, जो वायुसेना के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। चलिए अब तीसरी घटना की ओर चलते हैं। तो सेकंड हमारा है, अभी आपने हाल में न्यूज़पेपर में सुना था कि रोपवे दुर्घटना हुई है। रोपवे दुर्घटना कहाँ हुई थी? झारखंड के त्रिकुट पर्वत पर। झारखंड के त्रिकुट पहाड़ियों में रोपवे की दुर्घटना में करीब 48 लोग, 48 लोग फंसे रह गए थे। इसमें ये 10 अप्रैल की घटना है और NDRF, इन्हीं सब चीज़ों को तो ध्यान रखना है जो नाम बता रहे हैं आपको। NDRF का मतलब क्या हुआ? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। NDRF आपसे पूछ देगा NDRF का फुल फॉर्म, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और वायुसेना, थल सेना, सब की मदद ली गई, तब जाके इस रोपवे दुर्घटना से लोगों को बचाया जा सका। 44 घंटे तक करीब 42 लोग फंसे रहे, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई। अफसोसजनक बात, 3 लोगों की डेथ हो गई और 42 लोगों में से 39 लोगों को सकुशल बचा लिया गया। इसमें वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर लगाए गए थे। ITBP और CISF के जवान भी इसमें शामिल थे। तो आपसे एक NDRF बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा बात क्या हुआ? त्रिकुट पर्वत पर। कहाँ है? झारखंड में। झारखंड के किस जिले में? देवघर जिले। बाबा धाम है ना, देवघर जिला में, वहीं पे ये दुर्घटना हुई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट
न्यूज पे चलते हैं। तो चौथा न्यूज हमारा है दिल्ली के 3 नगर निगम। दिल्ली में 3 नगर निगम थे, उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी, ये 3 नगर निगम थे। तीनों नगर निगम को अब फिर से मिला दिया गया है। ये तीनों नगर निगम विधानसभा के द्वारा 2011 में अलग अलग किया गया था, जिसको फिर से मिलाकर एकीकृत कर दिया गया है, क्योंकि हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए 3-3 पोस्ट की ज़रूरत होती थी। जितने भी अधिकारी होंगे, तो जो नॉर्थ में होंगे वो ईस्ट में भी होंगे, वो साउथ में भी होंगे, तो कर्मियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक, एक विधेयक पारित किया, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। राज्यसभा और लोकसभा से इसको पास करा दिया गया। इसमें सीटों की संख्या 250 होगी। कितनी सीटें होंगी? 250 सीटें होंगी। और ये जो हो गया, इसका जो परिसीमन होगा, ये जनगणना के आधार पे किया जाएगा। मतलब जैसे आबादी होगी, आबादी के हिसाब से 250 सीटों में बांट दिया जाएगा पूरे दिल्ली को। तो ये 3 जो था, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ नगर निगम का क्षेत्र, सबको मिला के एक कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज बिहार से है। बिहार में मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद और उप पार्षद, इन सब का चुनाव होता था जनता के द्वारा। पहले क्या होता था कि पार्षद, उप पार्षद को जनता सीधे चुनेगी। मतलब सीधे सीधे परिवर्तन जो हुआ है वो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हुआ है, कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो होगा अब, और जिला पार्षद और के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह जो होते हैं, उनका चुनाव अब जनता सीधे करेगी। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। पिनाक रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया। पिनाक रॉकेट, ये भी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा पिनाक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। अब ये जो सफल परीक्षण किया गया है, इसमें एडवांस लेवल की, इसको एडवांस किया गया है। इसको बोलते हैं इन्हांस्ड पिनाक MK-1 रॉकेट सिस्टम। इन्हांस्ड पिनाक रॉकेट सिस्टम, EPRS वर्ड आप याद रखेंगे। इन्हांस्ड पिनाक रॉकेट सिस्टम, इन्हांस्ड मतलब उसको उन्नत किया गया है। पूरा नाम है इन्हांस्ड पिनाक MK-1, इन्हांस्ड पिनाक MK-1 रॉकेट सिस्टम, तथा पिनाक एरिया डिनायल म्यूनिशन, PADM, पिनाक एरिया डिनायल म्यूनिशन का सफल परीक्षण मार्च अप्रैल में पोखरण में किया गया। आपको पता ही है कि जितने भी तरह के मिसाइल वगैरह का परीक्षण या रॉकेट का परीक्षण होता है वो पोखरण में किया जाता है, राजस्थान के पोखरण में। तो मार्च अप्रैल में किया गया। भारतीय सेना द्वारा पिछले 1 दशक से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन EPRS जो है इसका एक उन्नत संस्करण है। 9 अप्रैल की विज्ञप्ति जो जारी हुई है सेना के द्वारा, उसमें बताया गया है कि पिछले 15 दिनों में, मतलब 9 अप्रैल से पहले 15 दिनों में 24 परीक्षण किया गया और सारा एकदम बिल्कुल ही सटीक रहा। अब चलिए नेक्स्ट में, आप सबका नाम याद करते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे, तभी आपका करंट अफेयर्स मजबूत होगा। या फिर आप सुनिए वीडियो को 2-3 बार सुनिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। देश के विभिन्न न्यायालयों में पता है कितना देश के विभिन्न न्यायालयों में पता है कितने मामले लंबित हैं? 4.7 करोड़, 4.7 करोड़, मतलब 5 करोड़ से थोड़ा कम, 5 करोड़ लगभग मुकदमा जो है वो लंबित है। अब इसमें कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कुछ हाई कोर्ट में लंबित है और कुछ जिला एवं सत्र न्यायाधीश में है। तो सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब 70,154 मामले लंबित हैं, 70,154, ये सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट में कितने मामले हैं?
तो 58.94 लाख, ये 58.94 लाख मामले लंबित हैं उच्च न्यायालयों में। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, देश के 25 उच्च न्यायालयों में 58.94 लाख मामले लंबित हैं। और जिला एवं सत्र न्यायाधीश में 4 करोड़ 10 लाख, मतलब 4.7 करोड़ जो मामले हैं उसमें 4 करोड़ 10 लाख तो जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले लंबित है। दोस्तों, न्याय में देरी कहता है कि सही बात नहीं होती, मतलब जस्टिस सही नहीं हुआ अगर न्याय में देरी, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे लोग जो निर्दोष होते हैं वे भी फंसे रहते हैं और बहुत सारे दोषी लोग यूं ही घूमते रहते हैं। तो इसमें सरकार, मतलब न्यायालय को थोड़ा अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इतने मामले लंबित नहीं हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्वदेश निर्मित यात्री विमान डॉर्नियर 228। डॉर्नियर 228 ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। डॉर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू कर दी गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है डॉर्नियर 228। इसकी पहली व्यावसायिक उड़ान 12 अप्रैल को शुरू की। ये भारत के आत्मनिर्भर बनने में जो प्रधानमंत्री का सपना है उसमें एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि जितने भी अब हमारे पास विमान है वो सब बाहर से आते हैं। तो डॉर्नियर 228 पहला विमान है जो व्यावसायिक उड़ान भरी है। इसके पहले इसको सेना उपयोग में लाती थी, बट अब इसमें आम नागरिक भी सफ़र करेंगे। इसको शुरू करने वाली जो विमान सेवा कंपनी है वो कौन सी कंपनी है? एलायंस एयर ने 2 विमान लीज पे लिया है डॉर्नियर 228 और इसको अब व्यावसायिक उड़ान के लिए शुरू कर दिया है। इसकी हरी झंडी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक तरफ से दिखाया और दूसरी तरफ से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछेगा तो आपको याद रखना चाहिए पेमा खांडू। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये कहाँ से कहाँ तक उड़ान भरी थी? तो ये जो है डिब्रूगढ़ से पासीघाट व लीलाबाड़ी के बीच 18 अप्रैल 2022 को उड़ान भरी और ये सप्ताह में 2 उड़ान भरेगी। कहाँ कहाँ से? डिब्रूगढ़ से पासीघाट व लीलाबाड़ी। डिब्रूगढ़ से पासीघाट व लीलाबाड़ी। तो एक तरफ से माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और दूसरी तरफ से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हरी झंडी दिखाई। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागरिक उड्डयन सेवा को बेहतर करने के लिए शुरुआत की गई है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए नेक्स्ट को है हमारा टॉपिक स्कॉर्पिन श्रेणी की 6ठी अंतिम पनडुब्बी वाघशीर का जलावतरण। पनडुब्बी बनाने, भारत ने पनडुब्बी बनाने में भी अपना कौशल दिखाया है। अब पनडुब्बी में स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी बन रही थी जिसमें 5 पनडुब्बी पहले बन चुकी थी। 6ठी पनडुब्बी जो है, 6ठी और अंतिम, स्कॉर्पिन श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी 6ठी पनडुब्बी होगी जिसका नाम है वाघशीर। वाघशीर एक खतरनाक शिकारी मछली के नाम पे है और इसका जलावतरण कर दिया गया है। और यह भी MDL मझगांव डॉक शिप लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। को फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांस की एक कंपनी से सहयोग मिला है। तो फ्रांस की कंपनी का नाम DCNS है, DCNS। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में स्कॉर्पिन श्रेणी की किस पनडुब्बी को अभी जलावतरण किया गया है? तो वाघशीर। अभी इसे सेना में शामिल नहीं किया गया है, नौसेना में। अभी इसका परीक्षण चलेगा और 2023 में इसे शामिल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। मतलब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 4 वर्ष तक और जारी रखने का सरकार ने निर्णय लिया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पंचायती राज संस्थाओं को विकसित करने तथा उसके उपलब्ध
संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए सरकार सहायता करते रहती थी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत। RGSA राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास करती रही है, जिसे अब बढ़ाकर इसकी अवधि खत्म हो रही थी 21-22 तक के लिए इसे स्वीकृत किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है। इसके लिए जो सहायता है वो 2025-26 तक के लिए कर दिया गया है। इसके लिए सरकार जो है 5,911 करोड़ 5,911 करोड़ रुपए पंचायती राज मंत्रालय जारी करेगी, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3700 करोड़ का होगा। केंद्र सरकार 3700 करोड़ जारी करेगी और 2211 करोड़ मतलब शेष राशि जो है 2211 करोड़ वो राज्य सरकारें खर्च करेगी। इससे 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को लाभ होगा। कितने स्थानीय निकायों को लाभ होगा? 2,78,000। तो ये हमारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से जुड़ा हुआ है, जिसे 4 वर्ष और जारी रखा जाएगा। 21-22 में खत्म होना था, अब इसे 2025-26 तक जारी रखा जाएगा सहायता सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सहायता दी जा रही है। और इसमें टोटल खर्च कितना आएगा? 5,911 करोड़। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण न्यूज है आपका, अपराधियों की पहचान हेतु 102 साल पुराने कानून के स्थान पर अब नया आपराधिक प्रक्रिया 2022 लाया गया है। क्या लाया गया है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2022। ये आपका 102 साल के बाद लाया गया, मतलब 1902 का था, 1920 का था ये अधिनियम, जिसको अब चेंज करके 1922 के लिए, सॉरी ये आपका 1920 का था। आईडी ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 का था, जिसके स्थान पर अब नया अधिनियम लाया गया है, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। पहले सिर्फ क्या होता था कि पुलिस जब गिरफ्तार करती थी किसी व्यक्ति को तो उसके बायोलॉजिकल सैंपल नहीं लेती थी, अब बायोलॉजिकल सैंपल लिया जाएगा। पहले केवल अंगूठा वगैरह का निशान लिया जाता था, अब और भी ज़्यादा चीज़ें इसके तहत इकट्ठी की जाएंगी। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा नया कानून लाया गया है प्रिजनर्स के लिए, तो प्रिजनर्स के लिए द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 लाया गया है। इसमें महिलाएं एवं बच्चे जो होंगे जिनको 7 साल से कम की सज़ा होगी, उनका अगर उनकी सहमति नहीं होगी तो उनका सैंपल नहीं लिया जाएगा। और जो व्यक्ति दोषमुक्त हो जाएंगे, अगर पता चला कि नहीं ये दोषी नहीं है, तो उनके डेटा को नष्ट भी किया जा सकेगा। तो दोस्तों यही है आज का राष्ट्रीय घटनाक्रम का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी अगर आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके बाय।